1 मार्च है ना बेटे आज। कुछ बेटे थ्योरी लिखवाऊंगा और कुछ के बेटे मैं आपको नोट्स दे दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा मैं। इसमें 18 क्वेश्चन है, उनकी फोटोकॉपी आप करा लेना। लिखिएगा बेटे। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन, ये बहुत आता है थ्योरी में, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और आगे लिखिए एक्सप्लेन टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है बेटे। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनालिस्ट should take into account TVM, time value of money. Explain. ये क्वेश्चन बेटे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैश फ्लोज of different period in absolute terms are incomparable. Explain. ये एक ही क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, सभी में आपसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूछा जा रहा है। और a rupee of today is not equal the rupee of tomorrow. Explain. और ये सब तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और why is the consideration of time important in financial decision making? How can time be adjusted? और भी बहुत सारे तरीके, मैं यही रोक रहा हूं उसको। सब में एक ही कॉन्सेप्ट है बेटे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको मैं न्यूमेरिकली आपको समझा चुका हूं कैपिटल बजटिंग के स्टार्टिंग में। थ्योरेटिकली लिखना है हमको। सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ TVM, time value of money, refers that money received today, जो पैसा आज प्राप्त होगा वो डिफरेंट होगा। जो आज 1 रुपया मिलेगा, 1 साल के बाद जो रुपया मिलेगा वो डिफरेंट होगा, दिखाई देने में नहीं, फिजिकली नहीं बेटे, वर्थ में, इन इट्स वर्थ, फ्रॉम मनी रिसीवेबल एट सम अदर टाइम in future.
future. For example, if an individual is given an option to receive rupees 1000 today, 1000 रुपए आज ले लो, और to receive same amount after 1 year, he will definitely क्या चूज करेगा बेटे, अभी या 1 साल के बाद? बोलो बेटे, 1 साल के बाद लेगा पैसे, आज ही लेगा बेटे? he will definitely choose to receive the amount. वो तो तब सोचता जब डिफरेंट अमाउंट होता, अब जब सेम अमाउंट है तो अभी ले ले। जब इतना लिख रहे तो बताना, लिख लिया? इस बेस पर हम कह सकते हैं द रीजन बेटे जल्दी नोट करो, उतारने की नहीं हो रही, नोट करो। पंकज भाई, इनकी बात पे ध्यान ना दो, ये बदतमीज बच्चे हैं, दिल से के अच्छे हैं, मगर इतने भी नहीं जितना आप समझ बैठो, दिल से भी बहुत खराब है किसी मामलों में। साहिल, घर देख बेटे, घर देख, बस बेटे बस। शुभम, तू पहले सही था, अब खराब होता जा रहा है बेटे तू। नहीं, मुझे बहुत पहले से पता है, जब ये कोनी मारता था मृत्युंजय के, तब से पता है। नोट कर लिया बेटे? अब लिखना बेटे प्लीज, द रीजन। बेटे तो उसने आज के लिए चुना है या 1 साल के बाद? द रीजन फॉर दिस प्रेफरेंस, प्रेफर किया उसने आज ही पैसा लेना। फॉर रिसीविंग, हम कोई खास बात नहीं लिख रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा है कैपिटल बजटिंग में। फॉर रिसीविंग मनी टुडे, इज दैट, वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि आज जो 1000 मिलेंगे उसकी वर्थ ज्यादा है 1 साल के बाद जो मिलेंगे। इज दैट द रुपी रिसीव्ड टुडे हैज a higher value, ज्यादा वैल्यू है बेटे उसकी। receive today has a higher value than the rupee receivable in future. This preference for money as against फ्यूचर मनी, तो प्रेजेंट मनी जो हम फ्यूचर मनी के अगेंस्ट प्रेजेंट मनी को प्रेफर करते हैं,
इसी को कहते हैं, इज नोन एज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, या इसी को हम कहते हैं बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग। तो मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग यह है कि जितना जल्दी पैसा प्राप्त हो जाए उतना अच्छा, इन शॉर्ट हम कहें तो यही आपको लिखना था कि जितना जल्दी पैसा प्राप्त हो उतना अच्छा है, क्योंकि कोई भी रेशनल व्यक्ति जानता है कि प्रेजेंट में मिले हुए पैसे की वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से ज्यादा होती है बेटे। इज इट ओके बेटे? अच्छा, मैं थ्योरी करा रहा हूं आपको, ऑप्शन में आएगी थ्योरी, बट वहां काम आएगी जहां न्यूमेरिकल एकदम टफ आ जाएगा, तो वहां थ्योरी आना बहुत जरूरी बन जाएगा पेपर को क्लियर करने के लिए। एक क्वेश्चन आ सकता है बेटे, इसका आंसर मैं कराऊंगा नहीं, आपको लिखना है। और मैंने पढ़ाया आपको, मैंने आपको बताई थी ना बेटे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में है पेबैक और एआरआर, मॉडर्न में है एनपीवी, पीआई, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, याद आ रहा है आपको, और आईआरआर, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग डालिए, critically examine various methods of evaluation of capital budgeting proposals. Also discuss their advantages और डिसएडवांटेज। यह आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, मगर इसमें हमें क्या बताना है? हमें एक तो बताना है इसके जब सॉल्यूशन आप दें सबसे पहले आपको टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग कितनी है वो उसके बारे में बताना है। आपको बताना है दो तरह की टेक्निक्स है, एक ट्रेडिशनल जो इसको हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक भी कहते हैं, और एक मॉडर्न जिसको हम डिस्काउंटेड मेथड कहते हैं। और ये कैसा मेथड है? जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। यहां के दो मेथड हैं, उन दोनों को लिखना, यहां पे 4 है, फिर 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करना। जैसे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में लिखना, यहां 2 है, यहां कितने हैं? फिर 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं, 1-1 2-2 लाइन। जैसे यहां का पहला मेथड है पे बैक पीरियड, उसके बारे में लिखना कि पे बैक पीरियड का मतलब क्या है। तो मैंने आपको लिखवाया है आपके नोट्स में, पे बैक पीरियड का मतलब है वो पीरियड जिसमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट वापिस हमें मिल जाए, बस वो लाइन लिखनी है। बोलो बात समझ में आती है? एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि इसको कैलकुलेट करना सिंपल होता है, समझना इसको आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी हम पे बैक पीरियड के चक्कर में उस प्रोजेक्ट को चुन लेते हैं जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट कम होना है। हमने बस टाइम के अकॉर्डिंग देखा, यार इसमें जल्दी पैसा मिल रहा है वापिस, उसको हाँ कर दिया। ओवरऑल प्रॉफिट उसमें कैसा हो रहा है? कम। फिर दूसरा मेथड बताना है आपको एआरआर। एआरआर के बारे में लिखना है कि इस मेथड में हम रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं कि जिसमें रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट चुनेंगे। बट
पेबैक पीरियड और ARR दोनों का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, ये एडवांटेज है। फिर आप एनपीवी के बारे में लिखिएगा। एनपीवी, द डिफरेंस बिटवीन परसेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, बस यही लिखना है। आप एनपीवी क्या कहते हैं? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, याद है आपको? आपको इसको टेक्स्ट लैंग्वेज में लिखना है। डिफरेंस ऑफ परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नोन एज एनपीवी। इफ एनपीवी इज नेगेटिव देन रिजेक्ट द प्रपोजल, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन एक्सेप्ट द प्रपोजल। उसका एडवांटेज लिखना है कि हमें एक्यूरेट बात बताती है, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक एक दो दो लाइन सबके लिए लिखनी है आपको। ये वहां से लिखनी है, वो जो मैंने जब टॉपिक पढ़ाया ना तो उसके बारे में मैंने लिखा है, बस वो लाइन लिखनी है आपको। कोई खास काम इसमें नहीं करना है, बट ये मैथ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरी में कैपिटल बजटिंग चैप्टर से। व्हेन डज, इसके ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल कराया है जो मैं अभी लिख रहा हूं। एनपीवी एंड आईआरआर टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन of capital budgeting lead to conflict project ranking। इसका मतलब समझ लो बेटे, आप अपनी बुक में जाके क्वेश्चन देखना, उसमें कई जगह बेटे पूछा गया है कि वाई देर इज कन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग। मैंने आपको क्लास में भी कराया। जब हम आईआरआर से देखते थे तो दूसरा प्रोजेक्ट अच्छा आता था, जब हम एनपीवी से देखते थे तो अपोजिट प्रोजेक्ट अच्छा आता था। और मैंने आपको बताया था कि जब एनपीवी वर्सेस आईआरआर हो जाए तो आप हमेशा अपना डिसीजन किसके बेसिस पर लीजिए? एनपीवी के। उसकी वजह बताता हूं। एनपीवी का आंसर हमेशा अमाउंट में आता है, आईआरआर का आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है। किस में आता है? मैं आपको एक ऐसे समझाना चाहता हूं। कोई कहने लगे कि भाई फला देश में जो लिटरेसी है वो 100% है, वेटिकन सिटी एक अलग से है कि जी वहां की जो लिटरेसी है 100% है, और इंडिया देखो कितना पिछड़ा हुआ है, ऐसे कोई बोल रहा है। यहां की लिटरेसी जो है वो 70% है। तो भाई वहां वेटिकन सिटी में लोग भी तो कुल 2000 रहते हैं, हमारे यहाँ 130 करोड़ रहते हैं। 2000 तो हमारे यहाँ एक गली में रहते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे ही आपने 2000 और 130 करोड़ कहा तो आपको समझ में आया कि जो परसेंटेज वाला मामला है उसमें हम इन दोनों देशों को आपस में क्या नहीं कर सकते? आईआरआर परसेंटेज बताता है और एनपीवी जो है वो एग्जैक्ट फिगर बताता है। इसलिए कभी भी एनपीवी वर्सेस आईआरआर हो जाए तो हम कौन से एनपीवी को, आइए मैं थ्योरी किताब में से दिखाता हूं बेटे। ये पता नहीं कितनी विजिबल है, ये दिखाई दे रही है बेटे आपको भी? क्या बात है। अरे नहीं, आपको, आपके देश को आपसे पैसे की जरूरत है, आपको पैसा कमाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईमानदारी से टैक्स दें और उसे टैक्स दिलवाएं। आपने देश की सेवा कर दी, बस। आपको गन लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे चलेगी नहीं, खुद अपने मार लोगे। इधर आओ, बेकार की बात। सही बात कह रहा हूं मैं। एक गोली की आवाज सुन के बेटे भाग जाओगे, चाकू किसी ने निकाल दिया रुकोगे नहीं, इधर आ जाओ। वो उन्हीं की हिम्मत है, वो हम लोगों के बस का नहीं है वो काम करना। वो उनकी जाबाजी है कि वो काम करते। इधर आओ बेटे।
एनपीवी प्लीज, नेट परसेंट वैल्यू इज द परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बताओ इसने ऐसी कौन सी बात लिखी फर्स्ट लाइन में जो आप नहीं लिख सकते थे? नहीं, हम पता है जब कहता है ना व्हाट डू यू मीन बाय एनपीवी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं। जो न्यूमेरिकल में आप कर रहे हो एनपीवी पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, आप लिख दो द डिफरेंस बिटवीन परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हो गई ये लाइन। एनपीवी ऑफ ए प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट एट विच द कैश फ्लो आर बीइंग डिस्काउंटेड। कह रहे हैं एनपीवी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आपको इन्फ्लोज हो रहे हैं वो किस रेट पे डिस्काउंट हो रहे हैं। अगर 12% के रेट पे डिस्काउंट हो रहे हैं तो एनपीवी कुछ और होगी, 14% के रेट पे डिस्काउंट हो रहे हैं तो एनपीवी और कम होगी। रेट ऑफ डिस्काउंट जितना ज्यादा बढ़ेगा एनपीवी उतना कम आएगा। तो आप इसको ऐसे ना लिखकर जैसे इसने लिखा, आप लिखिए एनपीवी will be lower if the rate of discount is higher, and if the rate of discount is lower NPV will be higher. Ultimately it depends upon rate of discounting. इसी को आप फैला के लिखो बात को, सीधा सीधा अपना नाम क्यों बता रहे हो? Whereas IRR is the internal rate of return of a project, it is the rate at which a project earns. हमने इसको ऐसे कहा है, the rate at which percent value of cash inflows are equal to percent value of cash outflow known as internal rate of return. जरूरी नहीं कि जो इसने लिखा है वो हम लिखें, क्योंकि हमारी और इसकी बात एक ही तो है, बस उसको अंडरलाइन करना है। जो कीवर्ड है कि इक्वल होती है वैल्यू, एनपीवी में डिफरेंस होता है, उसको अंडरलाइन करना है आपको, ताकि जब पेपर चेकर उसको चेक करे तो उसकी निगाह वहां पहुंचे जो वो ढूंढ रहा है भीड़ के अंदर कि बात लिखी है नहीं। अभी सॉफ्टवेयर से जैसे पेपर चेक हो रहा है तो उसमें कीवर्ड्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर भरे हुए, बस वो कीवर्ड देखता है उसमें। अगर कीवर्ड मिलेगा तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। क्या ये लिख पाएंगे आप? आगे क्या कहता है? It is the discount rate at which NPV is zero. भाई परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर होंगे तो एनपीवी क्या होगी? जीरो। प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन प्रोजेक्ट हैव अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। करें प्रॉब्लम तब होती है जब अनकन्वेंशनल कैश फ्लो है। सर इसका क्या मतलब है? बेटे अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज का मतलब है कि पहले बहुत कम इनफ्लो है और एकदम से लास्ट में ज्यादा इनफ्लो है, या शुरू में बहुत ज्यादा इनफ्लो है और बाद में इनफ्लो नेग्लिजिबल अमाउंट है। ऐसी जगह पर बेटे ये वैसा साउंड है, मतलब हाँ वैसा ही, आप ऐसे घबराए नहीं। सुनो बेटे, तो अगर शुरुआत में इनफ्लो ज्यादा है और लेटर स्टेज पर कम है तो ऐसी जगह पर आप देखना। और दूसरे प्रोजेक्ट में क्या है, शुरुआत में कम है और बाद में ज्यादा है। किसी के पास अभी हमारे वाली बुक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट वाली बुक है, वो है किसी के पास एफएम की? मैं दिखाता हूं बेटे। अनकन्वेंशनल का मतलब, हाँ दिखाओ बेटे, मुझे बस ये मतलब समझाना है अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है। ये दिमाग में कैसे आएगी बात कि ये क्या कहना चाहता है। थ्योरी में जो शब्द होते हैं ना, उनमें दिक्कत आती है समझ में कि ये लिखा हुआ क्या चीज है। तो बेटे अनकन्वेंशनल का मतलब देखो ये है, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, हमने क्लास में किया था। शुरुआत में देखो इनफ्लो कितना, 35,000, 80,000, 90,000, 75,000, और यहां शुरुआत में देखो कितना ज्यादा है और बाद में कम होता चला गया। अनकन्वेंशनल तब होता जब दोनों का या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता या दोनों का डिसेंडिंग ऑर्डर में होता। अब एक का तो असेंडिंग ऑर्डर में और एक का डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यह कंपैरिजन करने में मुश्किल पैदा हो जाती है। एनपीवी कुछ और आंसर बताता है इस केस में और आईआरआर कुछ और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह पर हमेशा रैंकिंग जो होती है वो अलग अलग आती है एनपीवी और आईआरआर के बेस पर। मैं आपको दिखाता हूं कैसे अलग अलग आती है। जब 0% था हमारा डिस्काउंटिंग का रेट, तो प्रोजेक्ट सी का एनपीवी 8,000 था
प्रोजेक्ट डी का एनपीवी 6000 था, यानी कि सी प्रोजेक्ट डी प्रोजेक्ट से ज्यादा अच्छा था। जैसे जैसे ये डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ता चला गया, आप एनपीवी देखो सी की गिरती चली गई और डी की भी गिरती चली गई, मगर देखो सी की 30% पे माइनस हो गई है और डी की अभी तक माइनस नहीं हुई है एनपीवी। कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा यहाँ पे? डी। जो शुरुआत में सी अच्छा था वो कौन सा अच्छा बन गया? डी, बिकॉज ऑफ अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। अब ये वर्ड अगर आप लिखोगे अनकन्वेंशनल, कि क्यों ये प्रॉब्लम अराइज होती है, एनपीवी वर्सेस आईआरआर क्यों होता है, तो आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। ये लिख दोगे। पहले हमने उन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया, एनपीवी क्या है, आईआरआर क्या है, फिर हम बता रहे हैं उनके बीच में प्रॉब्लम डिस्प्यूट क्यों अराइज हो रहा है, तो हम कह रहे हैं अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स आर क्या लिखा हुआ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जहां अगर आप एक को हाँ करोगे तो दूसरे को क्या करोगे, वहीं पर ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो सी का डी से कोई लेना देना है ही नहीं। सी को भी हाँ कर सकते हो, डी को भी हाँ कर सकते हो, या दोनों को ना कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब है सी को हाँ किया तो डी को ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हाँ। प्रॉब्लम वर्सेस वाली बात जो है एनपीवी वर्सेस आईआरआर, वो तभी होगी जब एक को हाँ तो दूसरे को ना, दूसरे को हाँ तो पहले को ना, तभी। क्योंकि एक की एनपीवी ज्यादा आ रही है और एक का क्या ज्यादा आ रहा है, आईआरआर। देखो मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। देखो बेटे एनपीवी इसकी कितनी है, 4139। इसकी एनपीवी कितनी है? ये प्रोजेक्ट सी की एनपीवी है, क्वेश्चन में ये प्रोजेक्ट डी की एनपीवी है। आईआरआर डी का ज्यादा है और एनपीवी सी की ज्यादा है। तो इसके दो रीजन है, एनपीवी वर्सेस आईआरआर। बताओ आप, एनपीवी और आईआरआर अलग अलग बातें कह रहे हैं या नहीं कह रहे? एनपीवी के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, सी, और आईआरआर के हिसाब से डी। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे रीजन है अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। आप ये बात लिख दे, नंबर ले ले। आप सारी बात लिख रहे हैं, ये बात नहीं लिख रहे, नंबर नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली किसको चूज करेंगे आप, एनपीवी के बेस पर या आईआरआर? ये बात याद रखना, वेटिकन सिटी और इंडिया वाली। ओके बेटे इधर देखो, एनपीवी एंड आईआरआर मे गिव कंफ्लिक्टिंग रेटिंग या रैंकिंग्स इन सर्टेन सिचुएशन, जहां प्रोजेक्ट का जो साइज है वो क्या हो, डिफरेंट। जैसे मैंने बताया वेटिकन सिटी का साइज 2000, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 130 करोड़ प्लस, ये तो 130 करोड़ तो एज पर सेंसस ऑफ 2011 है, एंड दिस इज 2019, 2021 में फिर से होने वाली है सेंसस। वहां मुझे पूरी उम्मीद है 160 करोड़ प्लस आनी है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ 160 करोड़ आई। अरे यार तुम अपने अपनी कॉलोनी में देखो, 20-20 हजार शादियां हो रही है एक साल में। उनका डाटा कभी देखो, एवरेज लगा लो, एक मोहल्ले में 10-10 शादियां हो रही हैं और 300 दिन है, 3000 तो छोटी छोटी कॉलोनी में शादी हो रही है। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाओगे 10-20 हजार शादियां हो रही है। अगले साल तक जुड़वा भी होते हैं। अगर कहीं नहीं हो रहा तो कहीं कहीं बेटे प्लेयर बड़े बड़े भी तो हैं, 2-2 बच्चे हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? एवरेज बेटे आराम आराम से हंसो, तुम भी किसी दिन हुए थे, सुनो। हाँ ऐसे मत हंसो, किसी और के। क्या इनके जुड़वा बच्चे होंगे? इनके सिंगल पूरा हो जाए। देखो इधर, प्रोजेक्ट्स हैविंग, बेटे तुमने मुझे बिगाड़ दिया तुम्हारे बैच ने। प्रोजेक्ट्स हैविंग, इतना शरीफ टीचर। डिफरेंट टाइमिंग, प्रोजेक्ट की टाइमिंग कैसी है, डिफरेंट। प्रोजेक्ट के लाइफ कैसी है, अनइक्वल। एक प्रोजेक्ट 5 साल का, एक प्रोजेक्ट 8 साल का, इनसे प्रॉब्लम होती है। Whenever we observe conflictive result in NPV and IR, we generally prefer NPV as NPV is consistent with that of objective of shareholder wealth maximization. ये बिना मतलब में कह दे शेयर, यहाँ आप इन्वेस्टर वर्ड लिखिएगा, ओके? क्योंकि कैपिटल बेरेटिंग में इन्वेस्टर, ये गलत है वर्ड जो इसने लिखा है। ओके बात समझ में आ रही है?
तो बताओ बेटे, अगर एनपीवी वर्सेस आईआरआर आ गया तो क्या करोगे सबसे पहले आप? पहले आप एनपीवी को और आईआरआर को क्या करो, फिर ये बताओ कि वो प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। 2 रीजन बताओ अराइज होने के। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज, और बेटे क्या म्यूचुअल, और भी लिख सकते हैं डिफरेंट साइज ऑफ प्रोजेक्ट, अनइक्वल लाइव्स, ये भी लिख सकते हैं। और फिर आप ये लिखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम किसको प्रेफर करेंगे, एनपीवी को। जी सर कुछ कह रहे हैं, इनको देखो, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? चलिए, लिख पाएंगे बेटे आप? इसको लिखना आज घर पर जाकर सब। किसी को इसका फोटो खींचना है बेटे? इसे छोड़ो, ये कहां से है? हाँ बेटे, नॉलेज कहीं से भी मिले। मुझे लगा, मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगा बच्चों की किताब में हमारी किताब से ज्यादा हमारे में तो खतरनाक वाली लैंग्वेज लिखी है, तो ये इजी लैंग्वेज है, नंबर पूरे मिलने तो वो बटोरा ना यहां से। लैंग्वेज इजी है इसलिए मैंने लिखवाया इसमें से। आप इसका बेटे सेल्फी ले लो इसकी एक। अच्छा मैं खींच के भेज दूं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। हाउ कैन टू बी मीजर्ड, इन दोनों को कैसे मीजर किया जाएगा? आप जानते हैं बेटे ऑपरेटिंग लीवरेज क्या चीज होती है? बताना सर क्या होता है बेटे? बेटे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे, ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेस ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में आप लिखें, ऑपरेटिंग लीवरेज इज द प्रपोर्शन between profit before operating fixed cost and profit after operating fixed cost, and financial leverage is the proportion profit before financial fixed cost and profit after financial fixed cost. आपके याद ही नहीं आया कई बच्चों के तो बेटे DOL is equal to contribution upon EBIT नहीं होता था। ये क्या चीज है? ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। एक आप लिखते थे DFL EBIT अपॉन EBT, तो ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ये वो प्रॉफिट है जो आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेस ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल लीवरेज अराइजेस ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। हाउ इट कैन बी measured? To measure operating leverage, it is the proportion between profit before operating fixed cost and profit after operating fixed cost, and financial leverage is the proportion of profit before financial fixed cost and profit after financial fixed cost. उन दोनों के फॉर्मूले लिख दो बस, इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट बात करो कि जी 5 नंबर का है, 5 नंबर का एग्जाम्पल देके लिख दो। और कोई रोक थोड़ी लेगा। सेल 10 लाख, रट लो इसको। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, कंट्रीब्यूशन 4 लाख, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, रट लो चीजें। इंटरेस्ट को लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड को नहीं लिखो और काम करो। न्यूमेरिकल कर आओ, एग्जाम्पल लिखकर। थ्योरी में ऐसे ही नंबर मिलेंगे। अब आप लिखे जा रहे हैं बेवकूफ की तरह, खुद को नहीं पता क्या लिख रहे हैं। ये जो खुद को नहीं पता होता ना क्या लिख रहे हैं, इस पे 0 मिलेगा बेटे, 0। सोच के लिखना है क्या लिखना है। टीचर बेटे इरिटेट हो जाता है कभी कभी चेक करने वाला, फिर वो इतनी जल्दी जल्दी काटता है, वो उसको भी काट देता है जो हमने सोच सोच के लिखा था। तो सोच के समझ के लिखना है। बीकॉम में चाहे जो लिख दो, कोई टेंशन नहीं। उसमें तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है पास होना। कैसा अधिकार है बेटे? बोलो बेटे, जन्म सिद्ध अधिकार है। बेटे ये क्वेश्चन तैयार करना है आपको, एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटे इसके ऊपर। डिस्कस NI NOI MM अप्रोच। कुछ नहीं करना है
बेटे आप जब ये अप्रोच पढ़ेंगे ना तो इसमें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखवाए, बस वो लिख डालने। ये एग्जाम में आता है बेटे क्वेश्चन। सर और कुछ कर सकते हैं इसमें? हाँ, इसका ग्राफ बना के आओ। ग्राफ बनाना सिखाया मैंने इसके अंदर। एनआई अप्रोच में कैसे बनता है, कोई याद करा सकता है मुझे एनआई अप्रोच में कैसे बनता है? बिना सोचे हुए, बिना देखे हुए मैं बता देता हूं। ये केडी का ग्राफ, ये केई का ग्राफ, केओ नीचे आता चला जाता है बट नेवर टचेस टू केडी। एनओआई अप्रोच में दूसरे तरीके से चलता है। ये केडी का ग्राफ, ये केओ का ग्राफ, और ऊपर चलता चला जाता है केई। एमएम में दो अप्रोच होती है, MM1 MM2। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। एग्जाम में सारी अप्रोच पूछी जा सकती है। जो आपको वहां लिखवाया है ना क्लास में कॉन्सेप्ट, वो उठा के लिखना। यानी कि ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी है। कैसी थ्योरी है बेटे? कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी। एक आपसे पूछा जाएगा, एक एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसे जरूर कर लेना। बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट। सर ये स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? बोनस शेयर तो बेटे वो होते हैं जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है बट पब्लिक की तरफ से डिमांड हो रही होती है कि डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, और हम डिविडेंड देंगे तो हमारे रिजर्व्स पर नेगेटिव इंपैक्ट होने की संभावना है, जो हम समझ रहे हैं, बट हम शेयर होल्डर को ये बात बताना नहीं चाहते। तो ऐसी जगह पर हम बेटे बोनस शेयर इशू कर देते हैं। क्या इशू कर देते हैं? बोनस शेयर। और स्टॉक स्प्लिट क्या है? मान लीजिए हमारी कंपनी के शेयर का दाम 2000 रुपीज पे पहुंच गया, मगर 2000 पे पहुंचने की वजह से ना अब उसे कोई खरीदना नहीं चाह रहा। जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो नहीं खरीदना चाह रहे। कैसे? बेटे एक व्यक्ति हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, हमारी कंपनी से जुड़ना चाहता है, बट उसकी जेब में कुल 500 रुपए। वो कह रहा मैं 2000 का शेयर खरीदूं कैसे, मैं जुड़ना तो चाहता हूं आपसे। तो मुझे एक 500 का शेयर होल्डर मिला, एक 500 का, एक 500। तो मैंने क्या करा, अपने एक शेयर के दाम, एक शेयर को 4 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। जो 2000 का शेयर था उसे 500 में 4 जगह बांट दिया, ताकि छोटे इन्वेस्टर भी मेरी कंपनी से जुड़ सके। उसको कहते हैं बेटा हम स्टॉक स्प्लिट। इसका आंसर भी मैं आपके भेज दूंगा ग्रुप में। बोनस शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बेटे पहले मैं 15-20 मिनट और कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी बता दूं और उन बच्चों को फ्री कर दूं, फिर हम बेटे रियल वाली निकालते हैं। फिर मामला वो 18 क्वेश्चन जो एग्जाम में घूम फिर के आते हैं, घबराओ नहीं अभी। मगर ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटे कॉन्सेप्ट बेस्ड। जैसे 20 नंबर की थ्योरी है ना, तो आप ये मान के चलो 10 से 12 थ्योरी नंबर की वो होगी जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और 7-8 नंबर की ऐसी होगी या 10 नंबर की जो प्योर, जिसको हम थ्योरी कहते हैं, जिसके ऊपर हमने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। और थ्योरी तैयार करके जाना बेटे एग्जाम में। ये बेटे जिन लोगों ने कम मेहनत की है उनका आखिरी सहारा होता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। अब बेटे ये मेन वर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ये जिसका भी है बेटे वो बुरा ना माने, अब तो लिख दिया मैंने। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल टू द कंपनी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द बिजनेस इनटू शेयर कैपिटल। जब हम रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम कहते हैं हम प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लेते हैं, तो उसको हम बोनस शेयर कहते हैं। द पर्पज इज टू इंश्योर दैट in the long run equity share capital of the company is closer to equity shareholder fund। अब ये सबसे मेन लाइन है, कह रहे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर के फंड्स हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी। सर ये क्या मतलब है? ये वाली बात हमारे समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। बेटे इक्विटी शेयर होल्डर के फंड में दो चीजें आती हैं, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप रिजर्व एंड सरप्लस को हटाकर उसका नाम इक्विटी शेयर कैपिटल कर दोगे बोनस शेयर इशू करके,
तो हम ये कह सकते हैं ना कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड आगे चलकर क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लाइन लिखी है। अब जब हम इसी लाइन को खुद थ्योरी में पढ़ते हैं तो ये हमारे समझ में नहीं आती, जबकि हमको मालूम होती है बात। द इक्विटी, द पर्पज इज टू इंश्योर इन द लॉन्ग रन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज क्लोजर टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। सिंपल भाषा में क्या मीनिंग हुआ, जो जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिस पर हमारा हक था इक्विटी वालों का, वो जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड था, अब वो क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज ओके। स्टॉक स्प्लिट, कंपनीज एक्ट परमिट्स अ कंपनी टू सब डिवाइड। इसलिए प्रॉपर हमें वर्ड्स भी पता होने चाहिए क्या लिखने। अब बच्चा जब थ्योरी खुद लिख रहा है तो वो यहां लिख रहा है when a share is distributed, when a share is issued। अब भाई जो शेयर है वो इशू कैसे होगा, दोबारा हो तो चुका एक बार शेयर इशू। डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या वर्ड लिखना है बेटा हमें, सब डिवाइड। जब वो हम अपने शेयर्स को सब डिवाइड करते हैं, जो हायर डेनोमिनेशन है, डेनोमिनेशन कहते हैं उसकी वैल्यू, जैसे मैंने कहा 2000 का शेयर है, उसे लोअर डेनोमिनेशन में कन्वर्ट कर देना, एज फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन subject to the condition that in case of partly paid up share, the proportion between the paid up and unpaid amount of the shares continues to be same after subdivision as before। आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, कह रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर भी हमारे साथ जुड़ सके। The net effect of this split up is that a shareholder becomes entitled to proportionately larger number of shares of smaller value in exchange for less number of share of higher value। This is normally done to reduce the market value of share so as to make it convenient for a small investor to trade in them। अच्छा, अब सिर्फ इसलिए नहीं कि छोटे इन्वेस्टर जुड़ सके, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूं, अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, मगर 4 लोगों के पास पैसे हैं कि वो मेरा एक शेयर खरीद ले। तो मैं अपनी कंपनी से कह रहा हूं भाई इतने का शेयर हो गया हमारा, मेरा बहुत फायदा है, मगर मैं बेचकर पैसे कमाऊं कैसे। तुमने एक ऐसी प्रॉपर्टी कर दी है जो इम्पार्टिबल एस्टेट है। ये वर्ड सुना हुआ लग रहा होगा आपको, कैसी एस्टेट है, इम्पार्टिबल, जिसका सब डिवीजन नहीं हो सकता। तो कंपनी एक्ट ने हमें परमिशन दी कि ये 2000 का शेयर हम कितने लोगों को बेच सकते हैं, 4 को, मगर हम नहीं बेचेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करा के कौन करेगा इसको, कंपनी करेगी। यानी कि जब किसी हायर डेनोमिनेशन को स्मॉलर डेनोमिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है या सब डिवाइड किया जाता है बेटे, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। क्या बोलते हैं बेटे, ताकि स्मॉलर जो इन्वेस्टर है वो भी मार्केट में उन शेयर को क्या कर सके, ट्रेड। छोटा इन्वेस्टर हमारे शेयर खरीद सके और हम अपने शेयर्स को इजीली मार्केट में क्या कर सके, ट्रेड कर सके। बोलिए बेटे। यहां से मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। एक टॉपिक आएगा कंसंट्रेशन बैंकिंग। क्या आएगा, कंसंट्रेशन बैंकिंग, और एक है लॉक बॉक्स सिस्टम। ये सीए के एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कंसंट्रेशन बैंकिंग और लॉक बॉक्स सिस्टम, और आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। कंसंट्रेशन बैंकिंग, बेटे इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दूं क्या, ठीक है बेटे। द फर्म which has customer located at various places choose some of the place as key collection center and open up its collection center at such places। मान लो बेटे किसी फर्म के जो कस्टमर है वो पूरे इंडिया में फैले पड़े, अब उनसे कैसे पैसा रिकवर करें, वो हमसे ले जाते हैं माल खरीद के उधार। तो हमने क्या किया है, मान लीजिए 100 ऐसी लोकेशन है जहां हमारे कस्टमर रहते हैं, तो हमने क्या किया, 10 ऐसे पॉइंट बना लिए और हर पॉइंट पर 10-10
लोकेशन को डाल दिया कि भाई तुम इस एरिया की रिकवरी करेगी, ये वाली ब्रांच इस एरिया की रिकवरी करेगी, ये ब्रांच इस एरिया की रिकवरी करेगी, ताकि हमारी कस्टमर से स्पीडी रिकवरी हो सके जो हमारा पैसा फंसा हुआ है। क्योंकि जितना जल्दी पैसा हमारा कस्टमर से हमारे पास आएगा, हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। दिस हेल्प द कस्टमर इन विजिटिंग द कलेक्शन सेंटर लोकेटेड क्लोज टू देयर रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग पेमेंट इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द हेड ऑफिस ऑफ द फर्म। जैसे हम सारे लोग, खैर आज तो ऑनलाइन आ गया सिस्टम, इतनी भी जरूरत नहीं है ये ऐसे कंसंट्रेशन या सेंटर खोलने की, मगर फिर भी आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम में से कोई भी शायद हेड ऑफिस में जाता हो जमा कराने। पहले हमारे याद है, हमारे घर वाले हम ही बेचते थे, और जब नहीं जमा कराते तो लात घुसे भी पड़ते थे हमारे। और आने जाने के, भाई तुम तो भाई स्कूटी से जाते हो, मैं तो पैदल भेजते थे, चल घिस थोड़ी जाएगा तू, ऐसे बोलते थे, क्या करता है तू पूरे दिन। और वो जिस जगह हम रहते थे वहां से कम 6 किलोमीटर था वो पैदल नापना, 6 किलोमीटर पड़ता था। और 6 तो जाना ही हो गया बेटे, 12 तो हो ही जाएगा वो ऑटोमेटिकली, आए वहीं थोड़ी रह जाते थे हम, आते भी थे वापिस। तो सिलमपुर से, और वो यमुना विहार में हेड ऑफिस था, वहां जाके जमा होता था इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अपने, और पैसे नहीं देते थे भाई घर वाले, कहते थे ये बिजली का बिल लो, इतने पैसे लो, खोने नहीं चाहिए। कई बार तो सोचा भाग जाऊं इनको लेकर पैसों को, सच बता रहा हूं मैं, गुस्सा आता था बहुत। अभी बताता हूं ना उनको, बच्चों को उनकी हरकतें मामाओं की, कि इन्होंने कैसे कैसे किया। कहते भाई तुम लेके भाग जाते पैसे। मैंने कहा बेटे मैं इजाजत दे रहा हूं, तुमसे करे तो तुम भाग जाना। तो ऐसे बड़े ऐसे होते थे बेटे पहले ऐसे। अब हम जब बड़े हुए हैं तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत स्वीट और पोलाइट हैं, तभी तो बेटे कुछ भी कह देते हो तुम कल। हाँ, और क्या। हाँ बेटे, मुझे जो ये कह देता ना कुछ नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस बात। हाँ बेटे, जो होना था वो हो चुका, अब आओ इधर, हो गया बेटे। सुनो ना बेटे, आप यहां ध्यान दो यार, ठीक है, थैंक यू। तो मतलब कस्टमर को हेड ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है, वो इनके जो कलेक्शन सेंटर थे वहां जाए और पैसा जमा करा दे अपना। द कलेक्शन सेंटर इन टर्न, और फिर कलेक्शन सेंटर पैसा इकट्ठा करके वो लोग जमा करा देते थे बेटे, कहां पर, हेड ऑफिस में। रिसीव अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द फर्म मेंटेन्ड इन लोकल बैंक, फंड्स फ्रॉम द लोकल बैंक beyond a prescribed minimum level are transferred the account of head office of the account maintained at the office of the firm is known as concentrated bank। अच्छा, आजकल ये concentrated बैंक की जगह इसका नाम एक और हो गया है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। पता नहीं आपने देखे या नहीं, बीसी। हंस लो पहले, ये फेसबुक वाला बीसी नहीं कह रहा हूं मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूं बेटे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। बेटे आप देखना, बैंक के आसपास, लक्ष्मी नगर में तो क्योंकि बैंक की भरमार है, बहुत सारे बैंक से, जैसे सिलमपुर में नहीं, बैंक लक्ष्मी नगर में बहुत बड़ा। आपको तो हर चीज से निगेटिव ही बात बोलते हो तुम, आप खुद निगेटिव हो चुके हो, खत्म होते जा रहे हो इस चक्कर में तुम। भाई आपको कुछ नहीं मालूम, चुप रहो। हाँ बोलते आगे आगे हो। ये सिलमपुर में आप देखो, इतना डेंस एरिया है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां गिने चुने 2-3 बैंक की ब्रांच है। इतना ज्यादा वहां पे ओवर क्राउडेड रहता है वो बैंक पूरे दिन, कि लोग लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, खास तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के बाहर एक सब डिविजनल ऑफिस बना दिया उन्होंने, उसको कहते हैं बेटे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। और उनको एक लिमिट इशू कर दी है कि आप इतने तक पर डे कलेक्शन ले सकते हैं और हमारे ब्याह पर पेमेंट भी कर सकते हैं, मगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। उसे भी हम कंसंट्रेटेड बैंक कह सकते हैं आज के टाइम में। तो कंसंट्रेटेड बैंक का मतलब क्या है बेटे, लोकल में छोटी छोटी ब्रांचेस खोल देना।
कौन सा बैंक नहीं है बेटे लक्ष्मी नगर में? इंडस इंड। ओके, इसमें अकाउंट नहीं खुलवाएंगे हम, है ना? जो है नहीं, जो साहिल भाई को नाराज कर रहा है, ऐसे सड़े हुए बैंक में खुलवा क्यों रहा है अकाउंट? कोई अच्छे से खुलवा। लॉक बॉक्स सिस्टम, बेटे सुनो, इनके बहुत सारी जगह चलते। आरबीएस में भी है ना तुम्हारा, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसमें भी है ना आपका अकाउंट? बेटे 10 लाख से खुलता है उसमें, 10 लाख से मिनिमम चाहिए उसमें, तब खुलता है आरबीएस में। आरबीएस में खोलेगा, आरबीआई में? ओहो, लॉक बॉक्स सिस्टम। आओ बेटे थोड़ा सा और बोर हो लो। इन इट्स बेटे थ्योरी पढ़ाने में यही दिक्कत है, बच्चे थ्योरी के लिए बेटे मतलब पंप भी करते रहते हैं, और जब थ्योरी की क्लास होती है ना, तो ऐसे बेचारे जैसे कैदी बिठा लिए हो, कोई मतलब जो डिस्को में जाते हो उनको प्रवचन सुनने के लिए बुला लिया हो, ऐसे बच्चे हो जाते। क्या? हाँ बेटे बात नहीं। लॉक बॉक्स सिस्टम, इन इट्स अटेम्प्ट to have a proper and effective control cash as part of cash management, a firm uses various methods. One method to expedite cash recovery is a lockbox system. In ordinary cases, firm having its operation in various cities or places, checks or payments received by its various collection centers, who after processing these to them into the local bank account. मतलब लॉक बॉक्स सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी जगह पर, हमारी किसी भी ब्रांच पर, क्योंकि देखो बेटे सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है ना बेटे, वो कैश में होती है। जब भी कोई कर्मचारी कोई घोटाला करता है तो वो ज्यादातर कैश वाली पेमेंट का घोटाला करता है, चेक वाली पेमेंट का या ऑनलाइन पेमेंट में घोटाले कम होते। तो हमने क्या किया है, लॉक बॉक्स सिस्टम का मतलब यह है कि हर जगह पर, हर सेंटर पर एक लिमिटेशन हमने सेट कर दी है कि इससे ज्यादा पैसा होगा तो आपका बॉक्स जो है वो लॉक कर दिया जाएगा, आप इससे ज्यादा की लिमिट नहीं रखते कलेक्शन की। तो इसको बेटे एक साथ वर्ड यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन बैंकिंग एंड लॉक बॉक्स सिस्टम। इसको मैं देखता हूं, मैंने शायद इजी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है, अगर होगा ना। एक आएगा वर्किंग कैपिटल में, इसको मैं भेज दूंगा, और मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट पता नहीं इसमें है नहीं है। बेटे वो लॉक कर देते हैं उसको, जब तक वो पैसा जमा नहीं कराएंगे ना हेड ऑफिस में, तब तक उनका बॉक्स दोबारा से ओपन नहीं होगा। पैसे जमा कराओ, लॉक ओपन हो जाएगा, फिर पैसे और जमा होंगे, फिर वहां ट्रांसफर होगा, फिर ओपन होगा। एक बेटे ये जरूर पढ़ जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एजिंग स्केड्यूल। बेटे ये ना डेटर्स होते हैं ना, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, उन पे एक तरीके से निगाह, यानी कि उनको मॉनिटर किया जाता है कि कोई ऐसा डेटर तो नहीं है, रेगुलर मॉनिटर किया जाता है कि कहीं कोई ऐसा ग्राहक तो नहीं है जिसे पैसे दिए हुए बहुत दिन हो गए और पैसे नहीं दे रहा है वो। उसे कहते हैं एजिंग स्केड्यूल। टेक्निक अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग द रिसीवेबल। रिसीवेबल में दो चीज आती है बेटे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इज नोन एज एजिंग स्केड्यूल। क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल ऑफ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय लुकिंग एट द एज ऑफ रिसीवेबल। बेटे ग्राहक को पैसे दिए हुए जितने ज्यादा दिन हो गए होंगे, बैड डेट होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो एजिंग रिसीवेबल का मतलब है रेगुलरली मॉनिटर करना अपने रिसीवेबल्स को। द ओल्डर रिसीवेबल द लोअर इज द क्वालिटी एंड ग्रेटर द लाइकलीहुड ऑफ ए डिफॉल्ट। मतलब इसने सिंपल भाषा में बताऊं मैं क्या लिखा है इसने, जितना पुराना ग्राहक होगा पैसे दिए हुए जितना ज्यादा होंगे, संभावना है डिफॉल्ट करने की उतनी ज्यादा, बैड डेट होने के चांसेस उतने ज्यादा है। इन द एजिंग स्केड्यूल the total outstanding receivable on a particular day
together with percentage of total receivable that fall in each age group. मतलब हम बना देते हैं कि भाई ये ग्राहक वो हैं जिनको 30 दिन हुए अभी माल बेचे हुए, ये ग्राहक वो हैं जिनको 60 दिन हो गए, ये ग्राहक वो हैं जो ओवर ड्यू हो गए, तो इनसे रिकवरी की जाए। रेगुलर करेंगे तो बेटे, अब होता है ऐसा बहुत बार, इंस्टीट्यूट में ही होता है, वो हम ध्यान दे रहे हैं मान लो ग्रुप 1 पे, ग्रुप 2 पे, वो फाउंडेशन का बच्चा पढ़ के भी निकल दिया, तब ध्यान आया भाई उसकी तो फीस नहीं आई, तो वो रेगुलरली उसको इंटरवल मतलब रेगुलरली उसको फोकस नहीं किया जा रहा उसको। अगर हमने उसका स्केड्यूल बनाया होता कि कितने लोग हैं हमारे पास टोटल जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो बच के नहीं जा सकता था हमसे, या हम उसको फिर कह देते कि भाई अब आपकी सेवाएं जो है रोक दी जाएंगी। एजिंग स्केड्यूल में क्या है बेटे, माल बेचे जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, उसके पास माल जा रहा है, पैसा इकट्ठा होता जा रहा है उसके पास। अब वो तो हमें ब्लैकमेल करेगा ना, वो तो कहेगा नहीं करना काम मत करो, हमें पता है ये कहते ही वो पैसे मार लेगा हमारे, कह देगा जब होंगे तब देंगे। और बिजनेसमैन हर किसी से लड़ नहीं सकता बेटे, ये मेन है बेटे। तो एक पढ़ के जाना बेटे आप, कंसंट्रेशन बैंकिंग, सब लोग पढ़ के जाना इसको। लॉक बॉक्स सिस्टम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और एक है एजिंग स्केड्यूल, और एक मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको बुक में मिल जाएगा सीए इंटर वालों स्टूडेंट को, मसाला बॉन्ड्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा मसाला बॉन्ड्स। बेटा आप पतली गली से निकल सकते हैं, पीछे वाले बच्चे। अब हम अपनी क्लास लिखना बेटे, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का प्रभाव ऑन वर्किंग कैपिटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको समझा देता हूं, फिर लिखवा भी दूंगा अभी। जैसे मान लो 2018 में 2018 में हमारे डेटर्स, हमने उनको माल बेचा था 1 लाख यूनिट, और पर यूनिट हमने उनको बेचा था 10 रुपए, और स्टॉक में भी हमारे 1 लाख यूनिट थे, और स्टॉक को बेटे हम कॉस्ट पर दिखाते हैं, टोटल हो गया 7 लाख। बेटे आप बताइएगा मुझे, हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 2018 में 10 रुपए पर यूनिट, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 7 रुपीज। कंट्रीब्यूशन आ रहा था हमारा बेटे पर यूनिट 3 रुपए। बेटे बताना हमें डेटर के लिए कितने पैसे की जरूरत थी? भाई बोलो ना जोर से। नहीं बेटे, पैसे की जो जरूरत थी वो सिर्फ 7 लाख की जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा पैसा लगा होगा इन 1 लाख यूनिट पर वो 7 रुपए के हिसाब से लगा था। 3 रुपए तो हमारा प्रॉफिट का मार्जिन था, और इन 1 लाख यूनिट पर भी 7 रुपए के हिसाब से हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी बेटे? तो टोटल हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी 2018 में 14 लाख रुपए की काम संभालने के लिए। 2019 में क्या हुआ, ये जो कॉस्ट थी ना पर यूनिट, ये इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया, और ये कॉस्ट 9 रुपए पर यूनिट पहुंच गई। तो 2018 में डेटर और स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमें 14 लाख रुपए की जरूरत थी, और स्टॉक और डेटर में जो पैसा हमारी जेब से लगता है बेटे, वो करंट एसेट्स में लगा हुआ पैसा वर्किंग कैपिटल कहलाता है, आप जानते हैं। तो जो काम 14 लाख में हो रहा था 2019 में, इसके लिए
उतने ही लेवल पर काम करने के लिए इसके लिए 9 लाख रुपए चाहिए थे, और इसके लिए भी कितने रुपए चाहिए थे, टोटल कितने चाहिए थे, 18 लाख। यानी कि हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट सीधे सीधे कितने रुपए से बढ़ गई, 4 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जैसे ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ी, आप बताइए दोनों ईयर का लेवल ऑफ एक्टिविटी सेम था या अलग अलग? सेम था। हमें 4 लाख रुपए की और पहले से ज्यादा जरूरत हो गई, 4 लाख रुपए से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। अगर हम इस 4 लाख का इंतजाम करने के लिए बताइए हमें पहले से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या नहीं? इस ऐसे इंपैक्ट को हम ऐसी चीज को हम कहते हैं बेटे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वर्किंग कैपिटल। बताइए ये पॉजिटिव इंपैक्ट है या निगेटिव इंपैक्ट है? इन्फ्लेशन का हमेशा बेटे निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई जबकि हम सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, और इस चीज को हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं बेटे, क्योंकि हमें पहले से कितने ज्यादा रुपए की जरूरत होगी। तो इसको एक नाम और दिया जाता है टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। क्या नाम दिया जाता है? तो इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल पर इन्फ्लेशन का एकदम सीधा सीधा है, डायरेक्ट है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? बिना अच्छा आप ये बताइए 2018 और 2019 में लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हुआ है, सेम रहा? तो फिर बेटे इन्फ्लेशन की वजह से आपको स्टॉक भी ज्यादा रुपए का मेंटेन करना पड़ेगा और डेटर में भी आपकी ब्लॉकेज ज्यादा होगी पैसे की। इसके लिए आपको 4 लाख रुपए की एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होगी, और शॉर्ट पीरियड में आप अपना सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, मार्केट कॉम्पिटिटिव है। एकदम से आप अपना प्राइस 10 से 12 करेंगे तो हो सकता है वो जो 1 लाख यूनिट बिके थे वो बिके भी ना आपके, और प्रॉब्लम हो जाएगी बेटे। बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शॉर्ट पीरियड में सेलिंग प्राइस बढ़ नहीं पाएगा, और इन्फ्लेशन की वजह से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका और एक सीधा सीधा असर बताता हूं मैं आपको क्या होगा। जो 2018 में आपको प्रॉफिट हुआ था, 2019 में उतना ही काम करने के बावजूद प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो इसका एक असर और होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स कम नहीं जाएगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। जब मार्केट में ये खबर आएगी कि सेम काम करने पर भी हमारी कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, हमारी कंपनी ने टैक्स कम दिया है, डिविडेंड कम जाएगा, आप बताइए मार्केट में ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये निगेटिव इंपैक्ट डालेगी हमारी मार्केट वैल्यू पे या पॉजिटिव? निगेटिव। जब तक शेयर होल्डर के समझ में आएगी सारी कहानी, तब तक शेयर के जो दाम है वो मार्केट में क्या हो चुके होंगे, गिर चुके होंगे। ये इंपैक्ट है बेटे वर्किंग कैपिटल पर इन्फ्लेशन का। आइए इस बात को लिख लेते हैं, पहले इसको लिखिए आप, इतने को, ये मत लिखना, ये मैं बताऊंगा कैसे लिखना, इतना लिखो पहले। ये दिखाना नहीं है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आंसर अलग है बेटे। एग्जाम में बहुत बार आ चुका। बेटे ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? आप सब एफएम के ग्रुप में तो हैं ही। आप एक काम करना, आज मुझे रात में कोई याद दिलाना कि सर जी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट बता दो, कोई भी एक बच्चा याद दिला देना। तो मैं क्या करूंगा, आपके ग्रुप में जिस पर भी नोट्स भेजा था फोटो, उसमें मैं ऐसे लिख दूंगा अमेंडमेंट 1, पूरा ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, और मैं चेक करूंगा इंफॉर्मेशन में उसकी किस किसने सुना है उसको। अब मुझे आ गया ये सब करना, पिछली बार नहीं आता था मुझे, मैंने सीखा है किसी बच्चे से सीखा, ऐसे पता चल जाता है कि किस किसने देखा है। अरसलान ने बताया था मुझे,
नहीं, हमने ग्रुप नहीं बना रखा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उससे भी पता चल जाता है ना, पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, ग्रुप मैं ग्रुप बना दूंगा, मैं ग्रुप बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें खुद एडमिन बन जाऊंगा, और जैसे पिछली बार ब्लॉक किया हुआ था ना, कोई एंट्री नहीं कर सकता, वो सही था। अपना अपना सुनो, नहीं तो फालतू की बकवास होती है, थम्सअप ही इतने सारे आ जाते हैं, वही मैसेज होती है, उससे यही नहीं पता चल पाता मेन क्वेश्चन कहां था। बेटे नोट कर लिया आपने? अब बेटे ये जो जैसे मैंने यहां लिखा है ना 4 लाख इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लिख लिया इतना? इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिख लो, लिखो लिख लो, इतना लिख लो। इसके आगे कुछ और भी लिखना है, जब इतना लिख लो तो बताना। लिख लिया बच्चों? अब आगे लिखना बेटे, वर्किंग कैपिटल के बाद यहां से ड्यू टू इन्फ्लेशन, देख लो बेटे एक बार पहले, even though level of activity is in both years, this is known as impact of inflation on working capital। पहले बेटे देख लीजिए सब लोग, प्लीज प्लीज सब देखिए, आगे देखिए बेटे क्या लिखा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, एग्जाम में ये भी आ सकता है, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी को बताइए, तो ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो वर्किंग कैपिटल पर होता है उसी को हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन वर्किंग कैपिटल इज ड्यू टू इन्फ्लेशन विदाउट चेंजिंग इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैनेजमेंट को हाई अमाउंट ऑफ क्या मेंटेन करना पड़ता है? और स्टॉक, और इससे वर्किंग कैपिटल के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है, और शॉर्ट पीरियड में सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते। रिजल्ट ये होता है प्रॉफिट कम हो जाता है, इनकम टैक्स कम हो जाता है, डिविडेंड कम हो जाता है, जिससे मार्केट में कंपनी की इमेज जो होती है वो कैसी हो जाती है? डाउन। ये हमारी टेक्निकल इंसॉल्वेंसी है। बस ये बात लिखनी है उनको। लिख पाएंगे आप? नोट कर लो बेटे इसको। प्लीज बेटे जल्दी नोट करो इसको। सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करना बेटे। और बच्चों आपने ना फीडबैक लिख के नहीं दिया, आप मुझे मेरा एफएम का लिख के दे दो, और जो भी उसमें आप आइडिया देना चाहते हो जो आगे में सुधार कर सकूं वो लिख के दो आप मुझे, ताकि उसमें सुधार करके आगे और अच्छे से बच्चों को टैकल किया जाए। और बेटे रेशो का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अगर रेशो का क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे बताना, मैं उसको भी आप तक भेज दूंगा। मेरे पास पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे सॉल्व क्वेश्चन है रेशो के। आप जब कर ले तो बताओ। हो चुका बेटे? चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हेडिंग डालिएगा फैक्टरिंग, हेडिंग डालिएगा बेटे फैक्टरिंग, क्वेश्चन नंबर 2। जब डाल दे हेडिंग तो बताना मुझे, मैं आपको उसे समझाऊंगा पूरा। रही बात लिखने की तो वो बाद में लिख लेंगे हम फैक्टरिंग के बारे में। मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे फैक्टरिंग। मैं आपको समझाता हूं ये है क्या। बेटे ये है एक बिजनेस एंटिटी, एक बिजनेस एंटिटी में डेटर्स है और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। एक बैंक है, बैंक को बोलते हैं बेटे हम फैक्टर। ये बैंक है। अब हमें इनसे 2-3 महीने बाद पैसे मिलेंगे,
2-3 महीने तक तो हमारा पैसा जाम हो गया, ब्लॉक हो गया ना बेटे। हम इनके पास गए बेटे, बेटे सुनना, और इनसे जाके कहा कि भाई जो हमारे डेटर हैं और बीआर है इनको आप डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट करने का मतलब मैंने आपको बताया, सुनो बेटे यहां ध्यान दो, इनसे पैसे मुझे आज नहीं मिलेंगे, आज से 3 महीने के बाद मिलेंगे। तो मैंने इनको जाके बताया भाई मेरे पास इस आदमी से पैसे लेने, ये मेरे पास बीआर है, इसका पैसा तुम मुझे आज ही दे दो। फ्यूचर की कोई भी चीज अगर प्रेजेंट में डिमांड कर ली जाए उसका नाम डिस्काउंट होता है। ये बात मैंने कैपिटल बजटिंग में भी इस बात पर बहुत जोर दिया था आपसे। ये क्या करेंगे फिर इस पूरी चीज का ना प्रॉपर एवेल्युएशन करेंगे, ये देखेंगे कि भाई ये लोग जेन्युइन भी हैं या नहीं, ये गुड्स की डिलीवरी हुई है या नहीं, ये इनके पक्के बिल देखेंगे, फिर बीआर देखेंगे, प्रॉपर इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएट करने के बाद पहले ये जाएंगे, ये इवेल्युएशन करेंगे, इसके बाद ये अपनी कुछ शर्तें रखेंगे। जैसे एक शर्त रखेंगे बैंक वाले रिजर्व की। रिजर्व का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये सब मिला के 10 लाख रुपए के हैं, तो ये 10 के बदले में 10 नहीं देने वाले, ये मान के चलेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो इन्होंने कह दिया हम 20% एग्जाम्पल के तौर पर रिजर्व मेंटेन करेंगे, तो 10 लाख में से 2 लाख तो ये मान के चलने बैड डेट हो सकते हैं, तो उसके बदले में तो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, तो वो तो चला गया रिजर्व में। दूसरी बात ये करेंगे कमीशन की, कि हमें कमीशन भी चाहिए। ये कहेंगे किस बात की कमीशन, कहने कि हम वसूल करके देंगे ना, तुम अपना डिपार्टमेंट वसूली भाई जो है ना अपने बंद कर दो, हमारे वसूली भाई हैं बहुत सारे, ये जाएंगे खुद पैसा ले लेंगे बेटे गर्दन पकड़ के, हमने गुंडे पाल रखे हैं, तुम अपने गुंडों को भेज दो, उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दो, उसकी लेंगे हम कमीशन। क्या लेंगे, कमीशन। तीसरा, जो हम तुमको एडवांस पैसा दे रहे हैं उस पे लेंगे इंटरेस्ट। तो बैंक 2 चीजें चार्ज करता है, एक कमीशन और एक, कमीशन किसके बदले में चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करेगा बैंक, जो वसूली का काम है, जो ये कंपनी पहले खुद करती थी वो अब कौन करेगा वसूली का काम, बैंक, और इंटरेस्ट लेगा वो जो एडवांस आपको दे रहा है उस पर। और रिजर्व कर रहा है कंटीजेंसी को लेकर माइनस, रिजर्व का पैसा नहीं ले रहा है, कह रहा है 10 लाख में से 20% तो रिजर्व है, इस पर हम आपको कोई भी एडवांस नहीं देंगे। बचे 8 लाख, 8 लाख पर जितनी भी कमीशन बनती होगी वो भी एडवांस में ले लेगा बैंक, और फिर इंटरेस्ट बाद में लेगा। कमीशन किस बात की, ये सारा तामझाम अपने सिर पर लेने की, इंटरेस्ट किस बात का, जो एडवांस दे रहे हैं। बाद में जितनी वसूली हो जाएगी अपना पैसा रखकर बाकी इनको लौटा देंगे अगर पैसा बचेगा तो। इज इट ओके? इस पूरी सुविधा को बेटे हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट, इनका पहला बेनिफिट है इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव होती है, जो पैसा 90 डेज के बाद मिलना था वो भी मिल जाता है, इनके बैड डेट कम हो जाते हैं, इनका जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो वसूली करता था वो खत्म। ये 3 बड़े फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं बेटे, बोलो ना बेटे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव होती है, बैड डेट कम हो जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम आती है। नुकसान क्या है, ये 2 नुकसान, कमीशन लेनी पड़ेगी, और क्या, अगर कमीशन और इंटरेस्ट का अमाउंट हमारी सेविंग से कम है तो हमें फैक्टरिंग जरूर करानी चाहिए। ओके बेटे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको लिखो पूरे को। जल्दी लिखो बेटे, अभी और भी लिखना है। काइंड ऑफ क्या है बेटे, बेटे वो आपको डेटर और जो बीआर से पैसा 3-3 महीने बाद मिलता है वो भी दे रहे, तो ये एक प्रकार की बैंक के द्वारा दी जाने वाली कैसी सर्विस है, इन विच बिजनेस एंटिटी सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू फैक्टर। फैक्टर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Business entity can convert its account receivable into cash by availing this, जिससे हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बेटे वो क्या हो जाती है, कम। कम इसलिए हो जाती है क्योंकि पैसा अभी मिल गया हमको, तो रिक्वायरमेंट कम। फैक्टर क्या चार्ज करता है इसके बदले, और जिम्मेदारी लेता है कि मॉनिटर करेगा, फॉलो करेगा और रिकवरी करेगा कस्टमर से, किसी को भी बच के
जाने नहीं देगा। विच हेल्प्स बिजनेस एंटिटी फॉर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड गायब है बेटे, वो फोटोकॉपी की वजह से हुआ है, लिखा था मैंने। एंड बिजनेस एंटिटी डज नॉट नीड क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। ये लिख लो बेटे, लिख लो बच्चों। देखो बेटे, फीचर्स क्या है? बिजनेस एंटिटी अपने रिसीवेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटे किस में? कैश में। बिजनेस एंटिटी को किसकी जरूरत नहीं होती अब? क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की। और बैंक जो होता है वो उनसे ज्यादा अच्छा डेटा मैनेजमेंट करता है, क्योंकि उनका काम ही फाइनेंशियल है। इससे हमारी बेटे वर्किंग कैपिटल की क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। अच्छा, जब हमारी कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओके। और बेनिफिट होता है हमें किसकी वजह से? क्योंकि कमीशन और इंटरेस्ट दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमको इनकम टैक्स में क्या मिलती है? डिडक्शन। नोट कर लो बेटे। बेटे नोट कर लें, ये एक जीडीआर है कॉन्सेप्ट। एक इंडियन कंपनी है बेटे आर लिमिटेड, इनको अपने 1 लाख शेयर 500 का एक फॉरेन करेंसी में दूसरे देश में इशू करना है। तो इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में भेज दिया और ये जीडीआर इशू हो गए। तो जब हमारी कंट्री के जो शेयर्स हैं किसी दूसरी कंट्री में के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो बेटे उनको हम जीडीआर या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, सिर्फ अमेरिका को छोड़कर। अमेरिका में इश्यू होंगे तो जीडीआर नहीं कहलाएंगे। ज्यादा जो ट्रेंड में है वो जीडीआर है, एडीआर नहीं, क्योंकि एडीआर में जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज्यादा है। और आप जानते हो यहाँ की कंपनीज का हाल क्या है, उनके कंप्लायंस पूरे हैं नहीं, तो इसलिए वो अवॉइड करती हैं इसको। फिर कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, कॉस्ट ऑफ इशू। तो हमने यही लिखा है बेटे कि जीडीआर आर क्रिएटेड व्हेन द लोकल करेंसी शेयर ऑफ इंडियन कंपनी आर डिलीवर टू कस्टोडियन। कस्टोडियन कहते हैं बेटे डिपोजिटरी को। जनरली ये कस्टोडियन बैंक होते हैं और ये इशू करते हैं बेटे, क्या इशू करते हैं? डिपोजिटरी रिसिप्ट इन फॉरेन करेंसी। वो जो डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू की जाती है उसी को हम जीडीआर कहते हैं। जीडीआर कैन बी फ्रीली ट्रेडेड, इनको कहीं पर भी ट्रेड किया जा सकता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग न्यू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर ट्रेड। जीडीआर इज नॉट रीपेड एंड नॉट चार्जेबल टू इंटरेस्ट। इनका मतलब ये तो बिल्कुल शेयर है ना। और जीडीआर इंक्रीजेज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडिया। ये जीडीआर पे लिखने के लिए आता है। सुनो बेटे, ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है। डेनोमिनेशन इसका यूएस डॉलर में होता है और रिप्रेजेंट करता है नॉन यूएस कंपनी को, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट वाला जो होगा वो एडीआर होगा। व्हेन शेयर ऑफ ओवर कंट्री गेट्स लिस्टेड इन अदर कंट्री स्टॉक एक्सचेंज, देन इट इज नोन एज। अगर लिस्टेड अमेरिका में होंगे तो क्या होगा, और किसी दूसरी कंट्री के अगर हमारे यहां आके तो फिर वो आईडीआर। इफ एनी लेस डेवलप्ड कंट्री लिस्ट इट्स शेयर इन अवर कंट्री स्टॉक एक्सचेंज, देन इट इज नोन एज। ये श्रीलंका है, नेपाल है, वो अपनी कंपनीज का इंडिया में आके करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो हमसे ऊपर है। हमेशा उसी को फायदा होगा जिसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ईरान यहाँ आके करेगा, पाकिस्तान कर सकता है, जिनकी करेंसी हमसे डाउन है। जिसकी करेंसी हमसे आप है उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? फिर बेटे हमने एडीआर के बारे में लिखा, डिपोजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय ए कंपनी इन यूएसए। अच्छा, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी से लिखी है हमने, जो इजीली आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इशूड एज पर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ यूएसए। स्ट्रिक्ट प्रोविजन है अबाउट डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। जो एडीआर की कॉस्ट ऑफ इशू है
बेटे वो बहुत हाई होती है, इसलिए पॉपुलर नहीं है इंडियन कंपनीज में। ADR आर दोज डिपॉजिट रिसिप्ट विच आर लिस्टेड ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। एक है यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये बड़ा आया है क्वेश्चन एग्जाम में। इसको यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड एक क्वासी सिक्योरिटी है। क्वासी सिक्योरिटी का मतलब होता है इसका कुछ हिस्सा डेट्स माना जाता है, कुछ हिस्सा शेयर, पार्टली डेट पार्टली शेयर। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको डेट और शेयर दोनों माना जाता है। ECB यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड। इंडियन कंपनी कैन इश्यू, हमारी जो कंपनी वो इश्यू कर सकती ECB कब? आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। जो हमारी इकोनॉमिक अफेयर का जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमी डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर ही ECB इशू हो सकते हैं। ECB आर कन्वर्टेबल इनटू लोकल इक्विटी शेयर्स। ECB क्या है बेटे? कन्वर्टेबल है किस चीज के अंदर? लोकल इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर नेशन, दूसरे देश के इक्विटी शेयर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर मिनिमम लॉक इन पीरियड। ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट तो हो सकते हैं मगर एकदम से नहीं हो सकते, इसमें कंडीशन डाल दी जाती है, 2 साल के बाद कन्वर्ट होंगे, 3 साल के बाद कन्वर्ट होंगे। ECB में 2 ऑप्शन होते हैं, एक पुट ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में इन्वेस्टर की पावर है, कॉल ऑप्शन में कंपनी की पावर है। इन्वेस्टर की क्या पावर है? इन्वेस्टर ECB को कभी भी बेचकर अपने पैसे वापस ले सकता है, और कंपनी की पावर है कि वो फोर्सफुली बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है जब चाहे तब, लॉक इन पीरियड के बाद। इसको आप 10 बार पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ में कुछ नहीं आएगा ये है क्या। इसका एनालिसिस मैंने पीछे लिखा है, ये आपको उसमें नहीं मिलेगा बुक में। जो एनालिसिस मैंने यहां लिखा है JFK, यहां मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है। इंडियन कंपनी को जरूरत थी बेटे पैसे की, कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है। कहां से? इंडिया के बाहर जरूरत थी। कोई हमें ब्रिटेन में प्रोजेक्ट लगाना था संदीप भाई, हमें पैसे की वहां जरूरत पड़ी। इंडियन कंपनी को अरेंज करने फंड्स फ्रॉम इंडिया टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, तो उसे इंडिया से पैसे लेके जाना पड़ेगा। मगर जब इंडिया से हमारी करेंसी बाहर जाएगी तो हमारी गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगाती है, क्योंकि करेंसी जस्ट लाइक अ ब्लड इन अ बॉडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि करेंसी हमारे देश से, हमारी करेंसी बाहर जाए। बाय डूइंग सो इंडियन करेंसी वैल्यू डिक्लाइंस, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बेटे वो शरीर कमजोर होगा जिसका ब्लड निकल जाए, सिंपल सी बात है। इससे बचने के लिए एक एडवाइस दिया गया ECB इससे बचने के लिए कि हमारी करेंसी बाहर ना जाए, इसके लिए एक एडवाइस दिया गया, क्या बेटे? यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड का जन्म इसलिए हुआ कि हमारे देश की करेंसी हमारे देश से बाहर भी ना जाए और बाहर दूसरे मुल्क में पैसे का इंतजाम कर ले हमारी कंपनी। अब ये है क्या? जब इंडियन कंपनी को पैसे की जरूरत होती है दूसरे देश में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डर होता है कि इंडियन करेंसी इंडिया से बाहर जाएगी तो इससे इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाए। डर क्या? हकीकत है, ये रियलिटी है। इसलिए इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया कि इंडियन कंपनी को पैसा क्या ले लेना चाहिए? उधार। कहां पर? फॉरेन इन्वेस्टर से, बाहर से ही पैसे उधार ले लो। और ऐसा करने से इंडियन करेंसी का आउटफ्लो बाहर नहीं होगा। अब इंडियन कंपनी को एक ऑर्डर है कि अगर उधार लोगे उस पर रेगुलर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उससे हमारी जो कॉस्ट होगी कंपनी को चलाने की वो ज्यादा आएगी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ जाएंगी। ये डर हुआ, इसलिए इकोनॉमिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि इंडियन कंपनी को क्या करना चाहिए। दे हैव सजेस्टेड इशू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्या आप बॉन्ड तो इशू करो मगर कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर आफ्टर सम टाइम। मतलब शुरू में बॉन्ड इशू करो, पैसे ले लो, बाद में उसे कन्वर्ट कर दो शेयर्स में, ताकि इंटरेस्ट देना भी पड़े तो थोड़े ही समय देना पड़े। मगर उसका एक लॉक इन पीरियड रखा। क्या रखा? लॉक इन पीरियड क्यों रखा? कंपनी ने वहां जाके यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करे, 3 दिन बाद कहने लगी हम तो शेयर में इशू कर रहे हैं, शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता? जो विदेशी लोग हैं
वो हमारी कंपनीज के किसी भी प्रपोजल पर आगे से यकीन करना बंद कर देते। उन्होंने कहा हमने शेयर में थोड़ी पैसा लगाया था, हमने तो किस में लगाया है। तो हमने उनको समझाया, देखो कैसे समझना, आप फॉरेनर से, मैं इंडियन कंपनी हूं, मैंने आपसे कहा कि आप हमें पैसा दीजिए। उन्होंने कहा क्यों दे? हमने कहा हम आपको रेगुलर इंटरेस्ट देंगे, और अभी हमारा बिजनेस चला नहीं है संदीप भाई, तब तो हम आपको रेगुलर इंटरेस्ट देंगे, और जब हमारा बिजनेस आसमान की ऊंचाइयां छुएगा ना, तब हम आपको अपना क्रेडिटर, बोरोवर, डिबेंचर होल्डर नहीं, हम आपको अपनी कंपनी का मालिक बना लेंगे, इसी बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप विन विन पोजीशन में, हमने आपको ऐसे समझाया कि जब हमारी कंपनी का स्टेटस कुछ नहीं है आपके देश में, तब आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 3 साल के बाद जब हमारी कंपनी स्टैंड कर जाएगी, यू विल बी द ऑनर ऑफ आवर कंपनी, तो आपका पैसा हम आपको ही दे देंगे। ये सजेशन था इकोनॉमिस्ट का, जो प्रॉब्लम की गुत्थी पहले सुझ नहीं रही थी, वो ऐसे समझाई उन्होंने। और इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड इसलिए रखा, कंपनीज क्या करती है अदरवाइज 3 दिन के बाद ही शेयर में कन्वर्ट करने को कहती, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमेज खराब होती। ये लोग तो कर देते काम। अब समझ में आ रहा है? ये कहीं नहीं लिखना है, ये आपको इसलिए लिखवाया गया है ताकि वो मेन जो है वो समझ में आए। लिखना वही है बेटे, जेएफके नहीं लिखना। बाय डूइंग सो इंटरेस्ट पेमेंट कुड बी स्टॉप। जब बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर में तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनदर फियर दैट कंपनी वुड कन्वर्ट ईसीबी इनटू इक्विटी शेयर वेरी अर्ली। इसको रोकने के लिए उन्होंने रखा मिनिमम लॉक इन पीरियड, कि 3 साल बाद, 4 साल के बाद ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट ओके बेटे? Hence another condition has been inserted, minimum lock-in period. ओके बेटे, समझ में आती है बात? ये देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रेज थ्रू, क्या करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है? इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और रिटायरिंग ऑफ फॉरेन करेंसी डेट्स, मतलब फॉरेन में कोई डेट लिया हो तो उसकी पेमेंट करने के लिए। इंडियन कोई ज्वाइंट वेंचर है जो अब्रॉड में है, उसके कैपिटल के लिए। और टोटल प्रोसीडिंग ऑफ ईसीबी का 25% आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ईसीबी के पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, ये बताया गया है 4 पॉइंट। अब एक सुनो बेटे, नाम ब्रिज फाइनेंस। क्या नाम है ये? एग्जाम में बहुत बार आ चुका, मैं आपको समझाता हूं। आज लैंड रोवर, रेंज रोवर का जो मालिक है वो टाटा कंपनी है ना। तो आज से 10-12 साल पहले टाटा ने लैंड रोवर, रेंज रोवर, ब्रिटेन में इसकी मेन आउटलेट है, उससे खरीद लिया है। तो जो ये डीलिंग हुई बेटे, वो हुई डील इनकी $2 बिलियन में। $2 बिलियन तकरीबन 14-15 हजार करोड़ रुपए बैठेंगे। एक 14-15,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। टाटा ने बैंक से कहा, अपने देश के, विदेश के बैंकों से, पूरी दुनिया में उनका बिजनेस फैला हुआ है, तो ये इतना बड़ा लोन का प्रोजेक्ट है कि एकदम से पैसा नहीं मिलेगा भाई। डॉक्यूमेंट और कंप्लायंस पूरे करने में महीने 2 महीने का समय लग जाएगा, बट डील में पैसा देना है फौरन, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इधर देखिए, लोन दे रही है इसको टाटा को, बट कह रही है वी विल प्रोवाइड यू लोन ऑफ ₹2 बिलियन, $2 बिलियन आफ्टर 60 डेज, बट पेमेंट करनी है 3 दिन बाद। तो 60 डेज का कैसे वेट हो, वरना डील फेल हो जाएगी। तो पंजाब नेशनल बैंक कहता है 60 दिन के लिए हम उधार दे देते हैं आपको, 2 महीने के बाद जब इनसे पैसा मिलेगा हमें वापस दे देना, मगर इस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो वो जो गैप था 60 दिनों का, उसको ब्रिज कर दिया पीएनबी ने। उसे कहते हैं बेटे ब्रिज फाइनेंस। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आपके। बोलो बेटे, बस अब इसको लिखना है। समझ में अगर आ जाती है तो थ्योरी लिखनी आसान है बेटे। देखो बेटे, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा सब लग गए $2 बिलियन टाटा को देने में। टाटा ने खरीदा था ना जगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर। नंबर 1, टाटा ने डिमांड करी, ये रेडी हो गए क्या करने के लिए? आफ्टर प्रॉपर, सपोज इट वुड टेक 1 मंथ। फाइनेंस, तीसरा इसको फाइनेंस करना इट विदाउट वेरिफिकेशन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर
तो इन्होंने कहा हम पैसा दे देते 1 महीने के लिए, मगर इंटरेस्ट का रेट क्या लेंगे, थोड़ा ज्यादा। 1 महीने के बाद आपका लॉन्ग टर्म लोन अप्रूव हो जाएगा, आप पैसा वापस कर दे। तो वो जो गैप था अरेंजमेंट में, उस गैप को तोड़ने के लिए जो पुल तैयार किया गया बेटे, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, ब्रिज। क्लियर है आपको मेरी बात? इसका नाम पड़ गया ब्रिज फाइनेंस। इट रेफर्स टू द लोन टेकन बाय अ, जोर से पढ़ो बेटे, फ्रॉम अ फॉर शॉर्ट पीरियड टू डिसबर्स ऑफ लोन सेक्शन बाय फाइनेंस। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन है, जब वो मिलेंगे तो इनके पेमेंट कर देंगे। पर्पस क्या है? नॉर्मली कमर्शियल बैंक टेक टाइम टू फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म और लार्ज अमाउंट। हाउएवर कंपनी रिक्वायर फंड्स एट अर्लीस्ट पॉसिबल so that it could start project. Therefore bank arrange funds for short term, which is known as bridge finance. On sanction finance for long term, company repay short term borrowings. मैंने कुछ नहीं लिखा, जो बोला था उसे लिख दिया। समझ में आ रही पिंटू भाई? अब आप इसको ब्रिज फाइनेंस को खुद पढ़ेंगे, उससे अब इजी हो जाएगा। चौधरी भाई समझ में आई कोई बात? ज्यादा समय हो गया क्या? 4 मिनट और है अभी। क्लियर है बेटे? ये देखो बेटे, पैकिंग क्रेडिट, ये ऐसे ऐसे नाम है जो आपको समझने में वहां बहुत समय लगेगा बेटे। ये क्या है पैकिंग क्रेडिट? एक देखो बेटे, एक मिस्टर एक्स है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ये इंपोर्टर है, और मिस्टर ए है इंडिया के एक्सपोर्टर है। इसने इधर देखो, इसने नंबर 1, इस नंबरिंग को ध्यान देना बेटे, प्लेस किया एक ऑर्डर, इसने इसको ऑर्डर दिया 1 लाख यूनिट का, और उन 1 लाख यूनिट की जो गुड्स की वैल्यू है 200 करोड़ रुपए। अब भाई दूसरे देश में 200 करोड़ का माल भेज रहा है, बिना किसी गारंटी वारंटी के ऐसे तो भेज नहीं सकता, पैसा बच जाएगा। तो इसने कहा इससे कि भाई हम नहीं जानते तुझको, ऐसे किसी से गारंटी दिलवा तू हमको। तो इसने यूएसए वाले आदमी ने अपने बैंक से यूएसए के बैंक गारंटी की रिक्वेस्ट की और अप्लाई करा फॉर गारंटी। इसने इसको लिख के दिया, पूरी वेरिफिकेशन के बाद एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया। आप सुनते भी होंगे नाम लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसने इसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया। इसने क्या किया, इस ऑर्डर के साथ साथ दोबारा से लेटर ऑफ क्रेडिट भी भेजा। इसने ये लेटर ऑफ क्रेडिट अपने पास रखा और इसको फिर दोबारा अप्लाई करा, अप्लाई फॉर लोन एंड डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट किया और क्या, क्योंकि 200 करोड़ का गुड्स बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी या नहीं। इसने भी बैंक से लोन लिया, मगर ये कौन से बैंक से लोन लेगा? इंडिया से। किस बेस पर इसको क्रेडिट मिला? एक्सपोर्ट ऑर्डर और लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ अनदर बैंक ऑफ अनदर कंट्री। तो बेटे जब 6 नंबर पे देखो क्या है, बैंक ने सैंक्शन कर दिया क्या बेटे, ऑन बेसिस ऑफ फॉर, इसी को पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। ये जो लेटर क्रेडिट के बेस पर पैसा दिया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, इसको पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाऊंगा ना, तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। अभी समझ में आ रही है बात? ये पूरा सीन समझ में आ रहा है? आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो बेटे मैं, सिचुएशन समझ में आ रही है क्या है? अब जरा पढ़ के देखना, खुद पढ़ के देखो, पढ़ो जोर से बेटे कोई बच्चा। पैकिंग क्रेडिट इज एन एडवांस गिवन टू, एक्सपोर्टर थे इंडिया वाला, बाई बैंक वेयर एक्सपोर्टर हैज एन order, abroad का order, by confronting with shortage of, in such a case exporter can avail funds through bank on letter of open is in favor. This advance is not for more than 180 days from the date of negotiation of export. 180 दिन के लिए उधार मिलता है इसको, उसके बाद फिर बेटे इसकी संपत्ति जब्त करके ले लिया जाएगा पैसा। टाइप ऑफ पैकिंग क्रेडिट, ये क्या लिखा हुआ है बेटे, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, हाइपोथिकेशन का वर्ड 2 चीजों के साथ लगता है, स्टॉक के और डेटर्स के साथ। जब आप स्टॉक और डेटर के बेस पर पैसा देते हो तो उसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। गिरवी 3 चीजें गिरवी रखी जाती है बेटे, मेरी तरफ देखो, एक डेटर और एक स्टॉक, एक दूसरा मूवेबल एसेट और तीसरा इमूवेबल। चौधरी भाई डेटर और स्टॉक के लिए जब बैंक उधार देता है उनके बेस पर, तो उसे कहता है हाइपोथिकेट किया है। अगर डेटर और स्टॉक को बैंक अपने यहां रख लेगा तो फिर तुम बेचोगे क्या, फिर पैसे कैसे दोगे? तो बैंक इसमें क्या करता है,
एक गोडाउन की चाबी खुद अपने यहां भी मंगा लेता है, और जब देखता है गोडाउन में से माल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहता भाई हमारे पैसे तो दे। जब माल जा रहा है तो तेरे पास पैसा आ रहा होगा, वो कहता नहीं आ रहा, कहता ताला खोलो, अपना ताला डालो, जब्त कर लो माल इनका, झूठ बोल रहा है। हाइपोथिकेशन का मतलब यह है कि एक इमेजिनरी हमारे पास ग्रिप आ जाती है दूसरे के गुड्स की, चाबी एक हमारे पास भी होगी। देखो हमने लिखा है वेयर एक्सपोर्टर हैज बीन गिवन, एक्सपोर्टर को हमने एडवांस दे दिया 200 करोड़ का, किस बेसिस पर, ऑफ गुड्स टू बैंक, और ये हाइपोथिकेशन क्या है, चीज है, सिक्योरिटी है। इन सच अ केस एक्सपोर्टर सबमिट फॉलोइंग, क्या जमा करता है, और क्या, और एक स्टेटमेंट जिसके अंदर शोइंग वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ, इट इज सबमिटेड एट एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में जमा कराता है जब भी गुड्स का मूवमेंट होता है। जब बैंक देखता है कि गुड्स अब बिल्कुल कम होता चला जा रहा है, इसमें तो हमारा पैसे की भी वसूली नहीं होगी, तो पूछेगा ना एक्सपोर्टर से, भाई तेरा गुड्स गया कहां, वो कहेगा मैंने तो भेज दिया, क्या भेज दिया तो पैसे दे हमारे वापस जो लिए, वो कहता पैसे नहीं दे रहा, कहते ये वाला ताला खोल लो, अपना ताला डाल दो, जब तक पैसे नहीं देगा ना इसे भी रोक लो ही। वो है हाइपोथिकेशन का मतलब। नहीं, वो तो मूवेबल एसेट्स है, स्टॉक और डेटर, सिर्फ दो चीजों पे लगता है हाइपोथिकेशन। और ये जो प्लेज का वर्ड है, प्लेज, ये लगता है मूवेबल गुड्स के लिए, जैसे ज्वेलरी रख ली गिरवी, गाड़ी रख ली गिरवी। और जो इमूवेबल एसेट्स होती हैं जैसे लैंड और बिल्डिंग, उनको जब गिरवी रखते हैं तो उनके लिए मॉर्गेज वर्ड लगता है। तो 4 तरीके से ये पैकिंग क्रेडिट दिया जाता है, ये सब लिखा हुआ है इसके। ये देखो बेटे क्या लिखा हुआ, ये एग्जाम में खूब आया है, हर बार ये समझो हर 2 अटेम्प्ट के बाद ये आ जाता है, क्योंकि अभी तक सीए इंटर के नए वाले कोर्स के 2 ही अटेम्प्ट हुए, 2 अटेम्प्ट हुए। उनका कोर्स, उनमें जो ऑप्शनल आ रहा है, पुराने वाले में ऑप्शनल नहीं आता था, पुराने वाले में तो थ्योरी ऐसी आती थी कि करनी पड़ ही जाती थी थ्योरी। इसको बेटे थ्योरी में पढ़ना अपने घर पे, ये नहीं पढ़ा रहा बेटे, पूरा है ये फंक्शन ऑफ, नहीं समझ में आएगा तो बता दूंगा। ये देखो बेटे, ये बहुत बार आया क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने ये आपको बात बताई थी कोर्स कराते समय, जब मैंने ईपीएस वर्सेस एमपीएस कराया था कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में। मैंने कहा था अगर किसी का ईपीएस ज्यादा हो, एमपीएस कम, दूसरे का एमपीएस ज्यादा हो, ईपीएस कम, तो आप वो कैपिटल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना जिसमें एमपीएस ज्यादा हो। तब मैंने ये वाली बात बताई थी। कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, आप हमेशा अपना डिसीजन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बेस पर लें। मैंने इसका एक एग्जांपल ये दिया था, जैसे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से उसका रेंट अगर लगातार बढ़ता चला जाए तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। किसी शेयर का ईपीएस बढ़ता चला जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाए, मार्केट वैल्यू, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये एग्जाम में खूब आता है बेटे क्वेश्चन, इजी लैंग्वेज में यहां लिखा हुआ है। एक ये देखो बेटे, सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये आईडीबीआई ने स्टार्ट किया था बेटे उन प्रोफेशनल्स के लिए जो टेक्निकली बहुत साउंड थे बट उनके पास पैसा नहीं था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक इंजीनियर है, उसके पास बड़ा अच्छा आइडिया है, मगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि वो अपना, जिसको आज की गवर्नमेंट ने नए नाम से स्किल इंडिया का नाम शुरू किया। तो जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 करोड़ या उससे कम हो, वहां पर आईडीबीआई कहता है कि हम जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका 50% और 15 लाख, विच एवर इज लोअर, वो हम देंगे आपको। यानी कि मैक्सिमम जो सीड कैपिटल असिस्टेंस है वो 15 लाख रुपए, और ये इंटरेस्ट फ्री हुआ करती थी। क्या होती थी बेटे? मगर हां, एक सिक्योरिटी चार्ज होता था 1% के रेट से, और वो भी तब लगता था जब आपका बिजनेस चलते हुए 5 साल से ज्यादा हो गया। 5 साल तक कुछ नहीं लगता था। इसे कहते हैं सीड कैपिटल असिस्टेंस, मतलब बीज बो दिया हमने कैपिटल का, आगे आप पेड़ खुद बेटे बड़ा करो। ये देखो बेटे, ये क्या नाम है? वेंचर कैपिटल।
refers to financing and funding of small scale enterprises having high technology and risky ventures. बहुत टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, रिस्की है, मगर पैसे की जरूरत है, तो इट इंप्लाइज एन इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट, हाई रिस्क इन रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. आप जानते हैं टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है बेटे, इसमें पैसा लगाना बहुत रिस्की माना जाता है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जब तक आप पैसा लगा के अपना प्लांट स्टार्ट करोगे, पता चला वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो इसको बहुत रिस्की प्रोजेक्ट माना जाता है. मगर एक्सपेक्टेशन किस चीज की होती है इसमें? हाई प्रॉफिट की. हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अट्रैक्ट्स टू वेंचर कैपिटल फाइनेंस ड्यू टू हाई प्रॉफिट. इन अदर वर्ड्स, वेंचर कैपिटल फाइनेंस इज डन है, ये is done to get high profit at saturation stage of venture. Saturation का मतलब है कि जब प्रोजेक्ट अपने पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, टॉप पर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा. वो मलाई कम, मतलब जब दूध सबसे ज्यादा उबल के ऊपर आता है तभी तो मलाई खाता है आदमी. सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब होता है फाइनल स्टेज. जैसे वीक का लास्ट जो डे माना जाता है जहां क्लोजिंग होती है, उसे भी सैटरडे इसीलिए कहा गया बेटे. सैचुरेशन, वो सैटरडे पे जो पहुंचता है, मैं एक बात जब मैंने कही है तो पूरी बात कह दूं, वो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि दुनिया 6 दिन में बनी है, ये लिखा हुआ है, बाइबल में भी यही लिखा हुआ है, तो कुरान में इसके आगे नहीं है. मगर क्रिश्चियंस ने आगे इसको कंटिन्यू किया है कि गॉड ने दुनिया 6 दिन में बनाई, मंडे से सैटरडे तक. मंडे पहले कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो दान दून दे के करते हैं ना, दान देते हैं ना, पहले अच्छा काम करने से पहले भाई दान दे दो, तो उसका नाम रखा गया मंडे. मंडे कहते हैं मॉन्क से बना है बेटे, मंडे. मॉन्क कहते हैं भिक्षुक जो होते हैं. और पूरा जो फाइनल एकदम टॉप क्लास पे पूरी दुनिया पहुंची उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, उसका नाम रखा गया सैटरडे. तो मंडे से सैटरडे तक हो गया. और वो कहते हैं कि गॉड फिर थक गया, एंड ड्यू टू फैटिग ही स्लेप्ट, एंड इट इज संडे देयरफॉर इट इज हॉलीडे. 7वें दिन थक गया, सो गया, छुट्टी, इसलिए संडे की छुट्टी मानते हो. ये कॉन्सेप्ट एक आगे से उन्होंने जोड़ दिया. तो सैचुरेशन का मतलब है बेटे फाइनल स्टेज, टॉप पे पहुंचना. तो हाई रिस्क की प्रोजेक्ट जो होते हैं बेटे, उसमें जब टॉप पे वो प्रोजेक्ट पहुंचता है तो सबसे ज्यादा. आप कभी भी बेटे ये जो एप्पल वाला आदमी था स्टीव जॉब, या ये आईबीएम का मालिक है बिल गेट्स, इनकी कहानी क्या है? कोई एक दिन में, कोई रातों रात थोड़ी इन्होंने कंप्यूटर बना के खड़ा कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, इन्होंने एक ही रात में थोड़ी बना के खड़ा कर दिया कि भाई ये हमारा एम्पायर है बिजनेस और हम इतना पैसा कमाएंगे. कौन सी कहां से लग रहे थे? 1960 या 65 के आसपास से इन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी दोनों ने. करते 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 80 तक पहुंच गए, 82 तक, तब जाके दुनिया में लोगों ने इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. तो हाईली टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट था बेटे, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्की था. आप बताइए, दोनों ने इस सैचुरेशन पॉइंट पर, पीक पर हैं दोनों, बताइए सबसे ज्यादा फायदा कमाया है नहीं? एप्पल ने भी और माइक्रोसॉफ्ट ने भी. दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी हो गए दोनों. तो वो यही कह रहा है, जहां इसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक बेटे पैसा तो बहुत बाद में आएगा ना. अब एक आदमी ने देखा कि भाई यार ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, मगर इसके पास इंस्टीट्यूट नहीं है अपना. रोहित भाई पे बहुत पैसा है. उसने कहा जितेंद्र सर, और तुम पढ़ाओगे दोनों? हाँ. मैंने कहा जी पढ़ाएंगे बाबूजी, हमें जगह नहीं है हमारे पास. पैसा हम लगाएंगे, आप टेंशन ना लो. हाईली टेक्नोलॉजी, अब हम पढ़ा रहे, पैसा ये लगा रहा है, बच्चे नहीं आ रहे अभी, मगर जब चल निकले बच्चे आने लगे, जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचे, मलाई खसोटी नहीं इन्होंने शुरू कर दी. इसे कहते हैं बेटे वेंचर फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस. वेंचर में पैसा लगाना, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना. मगर ये लिखना जरूरी है, हाईली टेक्नोलॉजिकल एंड रिस्की वेंचर. ये बेटे मेथड्स हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंस के, जिसको आप खुद पढ़ोगे तो समझ जाओगे, कोई टफ बात नहीं है.
ये क्या लिखा है? डीप लिखा है, दीप नहीं, डीप। हम दीप भी पढ़ सकते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, टिल्लू डिस्काउंट बॉन्ड, ऐसे नहीं, डीप। डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब है जहां फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड जिनको कहते हैं, ये जनरली बेटे डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं और रिडीम हमेशा ये पार पर होते हैं, प्रीमियम पर नहीं। किस पर होते हैं बेटे? 1992 में आईडीबीआई ने मनमोहन सिंह के सजेशन पर डीप डिस्काउंट बॉन्ड इश्यू किए और ये 25 साल के लिए इश्यू किए गए थे और 1 लाख रुपए का बॉन्ड था ये, एक मतलब फेस वैल्यू 1 लाख रुपए थी, कुल 2700 रुपए पे इश्यू किया गया। यानी कि 1992 में, वो भी हंस रहा है 1992 में 1 लाख रुपीस का बॉन्ड आपको कुल 2700 रुपए में मिलेगा और 2017 में उसकी मेच्योरिटी हुई, 1 लाख रुपए ले लो। इसको बेटे डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहा गया, तकरीबन 97% डिस्काउंट। जीरो कूपन बॉन्ड में डिस्काउंट का जो मार्जिन होता है इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच में, वो कम होता है और बेटे मेच्योरिटी पीरियड भी कम होता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ बेटे, और कुछ बोल रहे थे आप? थैंक यू वेरी मच। केस 19 है क्या आपके कोर्स में? बेटे पढ़ लेना, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, वहीं से कॉपी किया हमने, ठीक है। एक दिन मैंने बाहर खड़े होकर जितेंद्र सर की बात सुनी, फिर मैंने लिख लिया। ओके, सुनो बेटे। हाँ बेटे, मैं ऐसी चुरा चुरा के पढ़ाया सब मैंने। सुनो बेटे, फिर भी पैसे ले लिए तुमसे। ये देखो, डेट सिक्योरिटाइजेशन, बेटे ये एक मेन कॉन्सेप्ट है पूरी क्लास का अब तक का। ए लिमिटेड है एक कंपनी, इनके पास डेटर हैं, बीआर हैं, लीज रिसीवेबल हैं या बिल्स रिसीवेबल हैं, बी के पास भी हैं, सी के पास भी हैं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे ए बी सी सब इनके पास पहुंच गए और इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, एक जैसी एसेट्स का इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, सुनना बेटे, डेटर्स बीआर उनका एक एक ग्रुप बना लिया। वो जो उन्होंने एसेट्स का, एक जैसी एसेट्स का जो ग्रुप बनाया, उसे कहते हैं बेटे, ग्रुप ऑफ एसेट को कहते हैं पूल। क्या कहते हैं? पूल। पहले उन्होंने एक जैसी एसेट का एक गुच्छा, एक ग्रुप, एक समूह बना लिया, उसको कहते हैं बेटे पूल ऑफ एसेट। और फिर सामने वाले को, जो बाहर मार्केट में इन्वेस्टर घूम रहा था ना, उसे दिखाया, देख हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, देख देख ये देख देख कितना फायदा होगा इसमें, कितना फायदा होगा, ऐसे बताया बेटे, उसे दिखाया। ललचार है बेटे, थोड़ी सी झलक दिखाते अंदर, थोड़ी सी झलक दिखाते अंदर। आप गलत नहीं, मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा हूं ऐसा, ताकि आप बोर ना हो लास्ट में, वरना बात बहुत लंबी खींच जाए, मैं हर क्वेश्चन में करूं ऐसे। तो बेटे यहां से गुजर रहा है साहिल, संदीप, अभिषेक चौधरी, सबको ललचा रहे हैं ये पूल से। और भाई इनका दिमाग खराब, कह रहे अच्छा ये लिए घूम रहा है, इन्होंने कहा चाहिए हमको भी ये तो आप हंसो नहीं प्लीज, हंसो नहीं। हमने कहा भाई मिलेगा, माल सब में बटेगा, पैसे दो। इन्होंने डिपॉजिट की सिक्योरिटी, पैसा डिपॉजिट किया यहां, हमने इनको इश्यू किया अपनी सिक्योरिटी। हमने, आप उसको शेयर कहिए, बॉन्ड कहिए, कोई यूनिट कहिए, स्क्रिप्ट्स कहिए, हमने वो इश्यू कर दिया। हमारे पास इन लोगों से पैसा आ गया हमारे पास, इधर से एसेट्स आई हुई है, जिसके बेस पर हमने मार्केट से पैसा उठा लिया, इनको वो पैसा दे दिया हमने, इनसे इंटरेस्ट लेंगे, कमीशन लेंगे, मान लीजिए 20% के रेट से, और इनको इंटरेस्ट या डिविडेंड देंगे 15% के रेट से, बीच में 5% का मार्जिन हम खुद कमाएंगे। इनका फायदा क्या हुआ? इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। हमारा फायदा क्या हुआ? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। इनका फायदा क्या हुआ? जो जेब में पैसे रख के घूम रहे थे, वो मार्केट में एक सही जगह इन्वेस्ट हो गए। आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क की पोजीशन पर कौन है? संदीप, साहिल, अभिषेक। पता नहीं कौन सा माल निकले अंदर, पैसे तो लगा दिए इन्होंने। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है भाई। ये हंसो मत, हर जगह ही नहीं करनी है। देखो बेटे, डेट सिक्योरिटाइजेशन
इज अ मेथड ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ फंड्स। इसमें फंड्स का रिसाइकल हो जाता है। वो जो डेट, इधर देखो बेटे, हमें पैसा मिलने में कंपनीज को समय लगता, उन्होंने अपनी एसेट्स को यहाँ एक तरीके से हाइपोथिकेट करवा दिया, यहां से पैसा आ गया, तो फंड्स का रिसाइकल हो गया। यहां पैसा चला जाएगा इनके पास, जब इनके पास आएगा ये वापस लौटा देंगे, इनके पास चला जाएगा। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई अर्न करने की, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करने की, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई दोनों से बेटे कमीशन खाने की। ये दो बिल्लियां हैं और ये एक बंदर है। ये रिस्क में नहीं है, कल कुछ हो गया निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। रिस्क में बेटे ये है क्योंकि पैसा इनका अटका हुआ। बात समझे? स्टेक पे अगर कुछ लगाए तो इनका लगा। इट इज बेनिफिशियल टू इंटरमीडिएरीज। बताओ ये जो इंटरमीडिएरीज है इनके लिए बेनिफिशियल है ये चीज या नहीं? टू सपोर्ट लैंडिंग वॉल्यूम्स, ये सपोर्ट करते हैं बेटे लैंडिंग वॉल्यूम्स, उधार के पैसे को। एसेट जनरेटिंग कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो, जो डेटर 3 महीने के बाद कैश फ्लो देता हमको, वो तुरंत हमें अभी कैश फ्लो दे देता है। तो जो एसेट में पैसा ब्लॉक हो रहा था वो अब जनरेट करने लगता है बेटे क्या? कैश फ्लो। आर पैकेज टुगेदर, यानी कि हम सारे डेटर को एक साथ, सारे बीआर को एक साथ, सारे स्टॉक को एक साथ, जिसको हम एसेट का क्या कहते हैं बेटे? पूल, समूह। सिक्योरिटीज आर इशूड अगेंस्ट दिस एसेट पूल, इस एसेट के पूल को दिखाकर हम सिक्योरिटीज इशू करते, एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो इन्वेस्टर, उनसे पैसा लेते। इसको कहते हैं हम डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट को हम सिक्योरिटी बना दिया हमने, डेट को हमने क्या बना दिया? सिक्योरिटी। इज इट ओके बेटे? इसमें 3 फंक्शन होते हैं बेटे। डेट सिक्योरिटाइजेशन में 3 फंक्शन है। पहला बेटे कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओरिजिनेशन फंक्शन। क्या है बेटे? बोरोवर को क्या चाहिए बेटे? लोन, पैसा। किससे बेटे? सभी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है। ऐसे ही तो नहीं है ऐरे गैरे को डेटर दिखा के पैसे लेने आ गए, वो है भी नहीं। तो सभी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है और फिर सेट किया जाता है स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब पहले हम अपने डेटर लेके पहुंचेंगे, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, सभी का एक एसेट पूल बना के ये चेक किया जाएगा कि भाई इनके डेटर इनको भी पैसा देंगे वापस या नहीं देंगे। जब उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ओके हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, तब एक स्केड्यूल सेट किया जाएगा। इन्होंने पैसा अगर तुमको नहीं दिया तो तुम हमारा पैसा कैसे दोगे? दूसरा है बेटे क्या बेटे? पूलिंग फंक्शन। सिमिलर लोन्स आर क्लब्ड टुगेदर, एक जैसे लोन का मतलब यहां एसेट से, एक जैसी एसेट को एक साथ रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? दिस पूल इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल विच एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ इन्वेस्टर। सर ये क्या चीज है स्पेशल पर्पज? बेटे इतना बड़ा काम गवर्नमेंट की गवर्नेंस के बिना हो सकता है क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा जब ऐसी कोई सिक्योरिटी इश्यू होगी तो हमारा एक ट्रस्टी बैठेगा जो निगाह रखेगा तुम सही काम कर रहे हो नहीं। आप जानते हो कि डिवेंचर के केस में भी ट्रस्टी होता है। जितने भी डेट इशू होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी, उसमें ट्रस्टी का होना जरूरी है। तो ये सारी जितनी भी चीजें होंगी, पूरा बिजनेस ये किसके गवर्नेंस में होगा? ट्रस्टी के। वो जो ट्रस्टी होगा उसको कहेंगे हम स्पेशल पर्पस व्हीकल, अल्टीमेट अथॉरिटी उसकी होगी इन सब चीजों पर। फिर बेटे कौन सा फंक्शन होगा? सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन। स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू करेगा बेटे क्या? सिक्योरिटी। किसके बेसिस पर? सिक्योरिटीज विल कैरी अ कूपन रेट एंड दीज सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर। सिक्योर प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन किसका रिस्क है बेटे? इशूअर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। बेटे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बेटे रिस्क इसका है, इसकी क्या है? ऑब्लिगेशन। इसकी ऑब्लिगेशन है कि इन्वेस्टर को क्या करे? पैसा वापिस। ये लिखा है इशूअर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे टू इन्वेस्टर। और ओरिजिनेटर जिसका ये था सब एसेट एबी लिमिटेड का, वो क्या मजे लूट रहा है? मजे कौन लूट रहा है यहां? इन्वेस्टर रिस्क में, बोलो बेटे, इन्वेस्टर किस में? खतरे में कौन है? इन्वेस्टर। खतरे में कौन है? कर्तव्य किसका है पेमेंट करने का? इशूअर का। और ओरिजिनेटर क्या लूट रहा है? मजे। बाय शिफ्टिंग एसेट एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर, अपनी सिक्योरिटी के बेस पर पैसे ले लिए इसने।
रिस्क अल्टीमेटली ये लिखना है हमको। ये है बेटे 18 क्वेश्चन, घूम फिर के इन्हीं में से आता है बेटे। और दूसरी थ्योरी आती है कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है लीवरेज क्या है, लीवरेज कितने तरह का होता है, बिजनेस रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, डेट मैनेजमेंट क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। तो आप बेटे इसकी फोटो क्लिक कर रहे, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटे। आप सब खींच लो फिलहाल, प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, कर लो।